केमिस्ट्री का पेपर है, तो ये पेपर बिल्कुल मिस मत करना। ये पेपर अच्छे से सॉल्यूशन के साथ पढ़ के जाना। यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमां देखता है, परों को खोल दोस्त ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चों का यानी कि 8 मार्च को बाबू आपका यानी केमिस्ट्री का पेपर है, तो ये पेपर बिल्कुल मिस मत करना। ये पेपर अच्छे से सॉल्यूशन के साथ पढ़ के जाना। यानी कि 2025 का यानी कि 347 एफयू कोड का ये जो पेपर आप देख रहे हो, इस पेपर को अच्छे से यानी केमिस्ट्री का पेपर है, अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें से ही D2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताएंगे बाबू। जो भी बच्चा इस पेपर को मिस करता है बाबू, अगर एक भी क्वेश्चन अगर मिस हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। तो चिंता नहीं करिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। और तैयारी के लिए मात्र आज भर बस टाइम है। पूरा मैं वीडियो जितने भी लेके आऊंगा, कोई भी बच्चा मिस मत करिए। कल यानी कि कल जाके छापना है, तो ये वीडियो मिस मत करिए पूरा A to Z। तो ध्यान से देखते चलिएगा और वीडियो को प्यारा सा सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। सभी लोग लाइक और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अभी तो ये आपका केमिस्ट्री है, इंग्लिश का पेपर बाकी है, पूरा तैयारी जबरदस्त कराएंगे। चलिए बाबू, आपका जो पेपर आएगा सेम फॉर्मेट यही रहने वाला है, कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आराम से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में कोई दिक्कत न रह जाए। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आएगा प्यारे बच्चों। 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, यानी कि 70 नंबर लिख के लाना अपने दम पे। तो ये कम थोड़े है पेपर, इसी को तैयारी कर लो। और 30 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा कॉलेज स्कूल से प्रैक्टिकल के थ्रू। ये निर्देश आप लोग बिल्कुल पढ़ के तब सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि निर्देश बिना पढ़े सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि पता नहीं चलता कि पेपर में क्या क्या निर्देश दिया कि कैसे करना है। यानी कि प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों इसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, सब नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन आपको इतना समय थोड़े देना है, इसमें तो 5 मिनट में उड़ा देना इसको पढ़ के। अब इसके बाद सभी प्रश्न बोला है कि सभी करना होगा, कोई भी अगर छोड़ दिए समझिए कि नंबर बिल्कुल कट जाएगा। इसलिए ये दिमाग में पहले रखना है कि कोई भी पेपर छोड़ के प्रश्न नहीं आना है, ठीक। अगला लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिया। समक्ष का मतलब सामने, उसके सामने लिखा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। अब गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दिया गया है, यानी देना है आपको। इसके बाद यानी प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी दीजिए, जैसे प्रश्न पूछे उसके हिसाब से आंसर देने के लिए कह रहा है। इसके बाद जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण देना है। बच्चों इतो सब लोग जान गए। अब यहां से क्वेश्चन का यहां से खत्मा स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से करेंगे। तैयारी आज और बढ़िया से कर लेना है। यहाँ पे इस प्रश्न यानी कि प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए रहेंगे, सही विकल्प का चयन करना है प्यारे बच्चों, और तब जाके इस उत्तर पुस्तिका में देखिए मैंने छोड़ा है ताकि आपको लिख के सिखाऊं कि कैसे आप पेपर में लिख के आओगे। चलिए यहां से क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों एफआई है, यानी कि कह रखा है इसमें एफआई जो तत्व है ये कहाँ का किस ब्लॉक का तत्व है भाई। ये जो एफआई है लोहा, ये किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का तो है ही नहीं, आप पढ़े होंगे ना ब्लॉक वाले तत्वों को कैसे सजाया गया, किस क्रम में कौन सा किसका आसान है। तो ये पी भी नहीं होगा और ना ही एस ब्लॉक। यानी कि एफआई जो है बाबू ये डी ब्लॉक के तत्व है। किस ब्लॉक का, याद रखिए लोहा किस ब्लॉक के तत्व है प्यारे बच्चों, तो ये डी ब्लॉक का। इसका मतलब तीसरा विकल्प इसका सही हो गया। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन काफी वायरल है, सभी सेट में पूछे जाएगा। यानी कि शुद्ध जल की मोलरता पूछा है। शुद्ध जो जल होता है उसकी मोलरता हम निकालते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलता है। आप याद रखिए दिमाग में कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसे ही आएंगे और 55.55 मार देना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना निकालने पर आता है। अब इसको हम सॉल्व करने लग जाएं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव कराने के तुरंत बाद जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो आराम से समझते चलिए, टेंशन मत लीजिए, तैयारी बढ़िया से करिए, मन लगा के। आज भर समय है, एक एक निचोड़ हम लेके आ रहे हैं पेपर, वायरल पेपर। अगला लिखा है ग नंबर किसी भी यानी गैल्वेनिक
गैल्वेनिक सेल में अगर हम लवण है यानी कि लवण सेतु को हटा देने पर उसमें जो सेल का वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज जो होगा प्यारे बच्चों यानी कि अचानक सा शून्य हो जाता है। क्या होता है, अचानक से वो शून्य यानी कि जीरो के बराबर होता है। जैसे ही हम लोग उसमें गैल्वेनिक सेल से क्या करते हैं बाबू, वोल्टेज को हटाते हैं। इस तरीके से एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाओगे, कोई भी बच्चा इस पेपर को मिस नहीं करेगा। सॉरी बच्चों, चलिए यहां से घ नंबर कि मानक हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। आप याद रख लीजिए अपने दिमाग में कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं कि जब भी मानक इलेक्ट्रोड की बात आए और उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो तो वहां पे विभव जो होगा इसका शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखना, पेपर में आए और चिपका देना अपने कलम पेन से कॉपी पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंक नंबर सूत्र एक दिया है। ये जो सूत्र दिया है ये जो है किस स्थिरांक पे काम करता है, जो सूत्र दिया है k बराबर ए ई का पावर माइनस ई, ए और सफिक्स में ए अपान आर टी के लिए सत्य कथन कौन सा हो सकता है। सत्य कथन पूछा है। ये जो सूत्र है आप देख रहे हैं ना, ये के बराबर इतना का मान, ये सत्य कथन पूछा है। के बराबर स्थिरांक पूछा है इसमें, और यहाँ पे पूछा आर रीडबर्ग नियतांक है। इसके बाद यहाँ ए लिखा है अधिशोषण गुणांक है। इसके बाद ई यानी सक्रियण ऊर्जा है। तो आप याद रखिएगा के बराबर ए ई का पावर माइनस ई और इसका सफिक्स यानी दिया है ए पावर यानी आर टी के रूप में। तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो ये सक्रिय ऊर्जा यानी कि ई का सक्रिय ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां से काफी वायरल क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका यानी जल शोषण तीव्रता से होगा। जल जो होगा वो शोषण यानी कि उसका शोषण यानी कि शोषण बहुत तेजी से होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है ना CH3OH, ये जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो एकदम इसका सही आंसर यही होगा। सटीक तरीके से 6 क्वेश्चन लगाना, एक कभी 6 में से एक कभी मिस नहीं करना है, आराम आराम से छाप के आना है, यानी कि 8 का पेपर और सबको दिखा देना कि कैसे करना है। चिंता नहीं करिए, सबसे पहले हम लिखना सिखा देते हैं, क्योंकि आपको सारा चीज याद होने के साथ साथ लिखने का तरीका भी पता हो जाना चाहिए, तब जाके नंबर मिलता है। केवल याद करने से थोड़े होता है, सारा चीज मैटर जानना जरूरी है। इसको पहले लिख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ से पहले लिखिए। अब इसके बाद बाबू आप इसमें जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव किया यानी कि 6 नंबर तक, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क लिख के तुरंत बाद ख लिख लेना। आप चाहें तो एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, बट हम यहाँ पे लिख दिए हैं पहले से। यहाँ तक इस तरीके से च हो जाएगा, क ख ग घ अंग च, इस तरीके से ऑप्शन उतार दो। A5 वाला जो है ना किस ब्लॉक में आता है, तो वो डी ब्लॉक में, यानी कि ये डी ब्लॉक तीसरे स्थान पे। तो 3 लिख लीजिए ऐसे। आज भर समय है, कोई भी बच्चा अगर मतलब इधर उधर घूमता है तो समझिए कि दिक्कत में फंस सकता है। इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। आराम से मेहनत करो, क्योंकि कल एकदम यही काम आएगी मेहनत। इसके बाद से यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा इसका। इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 नंबर सर, इसका 4 नंबर। इसका क्या होगा, घ का 4 नंबर हो जाएगा। इसका क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे पहले इसका अंग का 4, इसके बाद च है ना, च का फिर 1 नंबर। पहले इसका भी 4 लिख लेते हैं, ये वाला घ वाला 4 फिर अंगा वाला 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। इस तरीके से कर लोगे। अब हम ऑप्शन उतार देते हैं, जो जो ऑप्शन दिया है, यानी यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व लिखेंगे। आराम से आप डी ब्लॉक के तत्व लिखोगे। क्या लिखोगे, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, ऐसे डी ब्लॉक का तत्व दिया है, तत्व, ठीक है बाबू, ऐसे भर लोगे डी ब्लॉक का तत्व। इसके बाद से 55.55, क्या लिखा है, 55.55, ऐसे लिख लोगे। कोई भी बच्चा ऐसे लिखता है तो उसका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है, आराम से यहां से जुड़ता जाएगा नंबर। अचानक शून्य हो जाता है, क्या है ग नंबर का, अचानक शून्य हो जाता है। अचानक है बाबू, अचानक शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, हो जाता है। इस तरीके से आप भी आराम से लिखोगे। इसके बाद से ये चौथा नंबर 0.0 वोल्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 0.0 वोल्ट, इस तरीके से वोल्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को।
आगे चले ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ये का सक्रिय ऊर्जा है, ये जो होगा ये सक्रिय ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा है, क्या हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। ठीक है बाबू। इसके बाद से क्या है, ये जो छ नंबर CH3OH, CH3OH हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब यहां से स्टार्ट होगा, देखिए प्यारे बच्चों, यहां से दूसरा का क्वेश्चन, दूसरा का जो क लिखा है ना, इसमें राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं जो है उसको भी बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, चुनमुनिया क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये लिखा रहेगा राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसका सीमा जो होता है ना, सीमा को भी लिखिए। आइए आराम से समझिए। पहले राउल्ट का नियम कैसे लिखोगे और उसके शर्त क्या है वो भी चीजें देखेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा क लिखिएगा राउल्ट का नियम। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार, यानी राउल्ट ने दिया था नियम, इस नियम के अनुसार किसी किसी विलायक में यानी अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होता है कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक यानी अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के बराबर हो जाता है। यही इसमें घटना होती है और इसी को हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के यानी कि वाष्प दाब का यानी अपेक्षित अवनमन जो उसमें उपस्थित होते हैं विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। अब इसमें अर्थात भी लिख लेंगे। अर्थात में क्या लिखेंगे, जो जो बोला था उसको ध्यान समझिए। क्या है इसमें बाबू, अर्थात में क्या लिखोगे कि पीनट माइनस PS अपॉन पीनट। अब ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, यही होता है, अभी मैंने नियम में बताया आप सभी को, अभी बताया N अपान N प्लस N। ये जो है इस पूरे का व्याख्या कर दीजिए क्या क्या चीजें हैं। पीनट क्या है, तो विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का क्या है, प्रेशर यानी वाष्प दाब है। और PS क्या है, तो ये विलयन का वाष्प दाब है बाबू, विलयन का वाष्प दाब। और N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या N है। और कैपिटल N क्या है, तो ये विलायक के मोलों की संख्या। इस तरीके से आप इसको इंडिकेट करके और इसका जो कुछ सीमा दिया था ना राउल्ट की सीमाएं, तो इसको भी लिख लेना कि राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं इस तरीके से, जैसे फर्स्ट नंबर कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के लिए क्या करता है, विलायकों के लिए सत्य होता है। इस तरीके से याद रखना, जैसे भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा देखिए कि विद्युत अपघट्यों के लिए विलायकों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। इसमें राउल्ट का जो नियम है ना, ये विद्युत अपघट्यों के विलायकों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ख नंबर, अब यहां से हम लोग का अगला क्वेश्चन का आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों, ख नंबर क्या बोला है इसमें, आराम से एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे, आराम से पेपर में आएगा ना, सॉल्यूशन करना। ठीक है, लिखा है ना कि अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करिए। सांद्रता के जो प्रभाव है ना, इसके प्रभाव को स्पष्ट करना है। सबसे पहले अभिक्रिया के वेग पर ताप, इसको देखेंगे तो आराम से यहां से देखिए क्या लिखेंगे बाबू, यहां से ख नंबर कि अभिक्रिया का वेग पर ताप तथा सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से। आप भी जब भी एग्जाम में आप लिखेंगे सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे कि अभिक्रिया का वेग पर ताप तथा सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से। पहले लिखिएगा इसमें पहला नंबर कि अभिकर्मक की सांद्रता क्या होगी, अभिकर्मक की सांद्रता यानी कि अभिकर्मकों की सांद्रता। यहां से फिर आगे देखिएगा इसमें अभिकर्मकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी कि जितना ही अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक हो जाता है। जितना उसकी सांद्रता होगी उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। आप तो जानते हैं यदि अभिक्रिया का वेग कम होता है तो वेग भी इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें जो अभिक्रिया का वेग कम होगा तो यहाँ पे तब इसका वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो गया, यानी कि अभिक्रिया का आराम से। इसी तरीके से दोनों अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर वो घटेगा तो ये भी घटेगा। इस तरीके से सेम फॉलो होता है इसमें। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर ग कि K4 और यहाँ पे इंटू FI फिर इंटू ब्रैकेट इन CN6। अब कह रहा है इसमें कि इसके जलीय विलयन में उत्पन्न मतलब आयनों को क्या करिए, लिखिए कि इसका अगर हम जलीय विलयन कराते हैं
K4 और Fi.Cn6 का अगर हम जलीय विलयन कराते हैं, जल का विलयन बनाते हैं, तो इस विलयन में जो भी उत्पन्न आयन होंगे उसको लिखिए कि कैसे उत्पन्न होंगे, और इस यौगिक में जो Fi है लोहा की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी ये भी बताइए। ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट हम लोग सही तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले Kf क्या है प्यारे बच्चों, Kf और Fi जो है ना इसमें, और Cn6 के जलीय विलयन में उत्पन्न जो आयन होंगे कैसे होंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन दिखाएंगे हीटिंग के द्वारा। K4 और .Fi यहाँ पे .Cn6, जब इसको हम लोग हीट करते हैं जल के साथ, किसके साथ बाबू, जल का विलयन बना के हीट करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, पहले 4K धन आयन, यानी कि 4K धन आयन पे पोटेशियम पे पहले तो आयन मिलेंगे, ठीक है, किस पे, पोटेशियम पे, और प्लस Fi जो है लोहा इसमें, और Cn जो है यानी देखिए फेरोसाइनाइड आयन, इस पे कितने मिलेंगे, तो इस पे यानी कि 4 ऋण आयन मिलेंगे। तो यहाँ पे केवल आपको पोटेशियम पे धन आयन और जो आपका फेरोसाइनाइड आयन है इस पे आपके ऋण आयन 4 मिलेंगे। इस तरीके से पता चलता है कि इसका जलीय विलयन कराने पे यानी कि 4 यहाँ पे के पर धन आयन और यहाँ पे फेरोसाइनाइड पे आपके ऋण आयन मिलते हैं। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा आयन। अब इसमें पूछा था ना कि Fi जो है लोहा, इस Fi की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। कितनी होगी बाबू, 2 तरीके से हो जाएगा ऑक्सीकरण, यहाँ से टूट रहा है तो आराम से आपको जो बच्चे रिएक्शन पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, और एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे लिखना है समझना है, सभी पेपर में ऐसे समझ के जाना। ठीक, देखते रहिए। सब लोग एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे सभी बच्चे को मैं हाथ से लिखा हुआ नोट्स भेजने जा रहा हूं, सभी को भेजूंगा। टेलीग्राम DK सर क्लासेस ज्वाइन हो जाइए, और सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखो। अभी पूरी तैयारी कराएंगे, और पेपर जैसे ही बीत जाएगा बाबू आप सबको यानी रिजल्ट के बारे में और 12वीं के बाद आप क्या करें, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ इस चैनल पे बताया जाएगा। चिंता मत करो, जुड़े रहो चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए घ नंबर यहाँ पे लिखा है ना, गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में डिफरेंस बताइए, स्पष्ट कीजिए। यानी कि ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं और अपघटनी सेल किसे कहते हैं, बस दोनों का परिभाषा आप जानते हैं तो समझिए कि अंतर हो गया। कैसे लिखोगे, आइए सबसे पहले एक एक को हेडिंग लगाते हैं दो साइड में। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले घ नंबर का उत्तर लिखेंगे कि गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर, ऐसे हेडिंग लगा लोगे आराम से। और तब से क्या करना है कि वैद्युत अपघटनी सेल एक साइड में लिखोगे, एक साइड में गैल्वेनिक सेल। ये जो सेल है आप देखे होंगे घर पे, आप यूज भी किए होंगे, बट कुछ बच्चे इसका नाम नहीं जानते हैं कि हाँ यही है। सबसे पहले वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में जानेंगे। देखिए एक नंबर इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो रासायनिक ऊर्जा रहता है उसके अंदर उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वही जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसको वैद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं। ये जो होता है गैल्वेनिक सेल, ये क्या होता है सर, इसमें विद्युत ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होगी लाइन के द्वारा आती है, विद्युत के द्वारा, और फिर जाके रासायनिक ऊर्जा में यानी कि चेंजिंग हो जाती है, बदल जाती है, उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब इसी तरीके से विद्युत अपघटनी सेल का दूसरा देखिए, इसमें यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः उत्पन्न हो जाती है। यानी इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया आप 10th में भी पढ़े होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें स्वयं होती है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही होती है, वह अन्यथा नहीं होती है। ये देख लीजिएगा। इसके बाद वैद्युत अपघटनी सेल में 3 नंबर देखिए, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बाहरी कोई स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि गैल्वेनिक जो सेल होता है इसमें यानी कि बाह्य परिपथ यानी कि जो भी हम लोग तार वगैरह खींच के बनाते हैं, यानी कि बैटरी या विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत लगाना आवश्यक होता है, तब जाके चलता है। समझ में आ गया? कोई भी बच्चा इसका मिस नहीं करेगा प्रश्न का आंसर। सब लोग स्क्रीनशॉट लगा लो, सब लोग वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर का स्क्रीनशॉट लगा लो। जल्दी से जल्दी अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लो। सब लोग यहाँ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो ताकि अच्छा दिखे, साफ साफ करके और बढ़िया से तैयारी कर सको।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा का क। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तीसरा के क में आराम से समझिएगा, अगर आराम से समझोगे तो सारा क्वेश्चन समझ में आएगा और यही क्वेश्चन में आएगा तो लिख लोगे। यानी लिखा है ना कि 46 ग्राम यानी एथेनॉल को अगर हम 54 ग्राम जल में घोला गया, यानी करके हमने घोल दिया, यानी कि 46 ग्राम जब हम एथेनॉल लिए और फिर 54 ग्राम हम पानी ले लिए जल और दोनों को एक साथ घोल दिए, तो कह रहे कि एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे और यहां से कैसे करोगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, जो जो मान दिया है पहले उसको लिख लेना और जो नहीं दिया है उसको आप क्वेश्चन मार्क लगाइए और इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, आराम से निकल जाएगा। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 3 लगा लिए आपने, इसको कर रखा है क नंबर, यानी एथेनॉल का द्रव्यमान कितना ग्राम है सर? तो ये 46 ग्राम। कहां से लाए? हाँ देखिए क्वेश्चन में ही दिया है कि 46 ग्राम एथेनॉल का है और जल का कितना है तो 54 ग्राम, तो इसी को तो मैंने लिखा है। और एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो ये सभी लोग इस फार्मूले से याद रखना, C2H5OH के थ्रू यहाँ पे यानी एथेनॉल होता है और यहाँ से इसका आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र होता है। ये जो सूत्र होगा इस टाइप से आप डायरेक्ट मान रखें इसका कि 2 गुणे 12 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16 प्लस 1 गुणे 1, ये जो है इसके परमाणु क्रमांक जितने भी इसमें अच्छे से आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 दूनी का 24 हो जाएगा, 5 से कम 5 होगा, 16 कम 16 इंटू 1 यानी 1 प्लस में 1 रखेंगे, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, इस तरीके से जब जोड़ेंगे आपका कितना आएगा 46 ग्राम प्रति मोल। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ से एथेनॉल के मोल का सूत्र लगाएंगे। क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले हमको पता है एथेनॉल तथा यहाँ पे जल के मोल की संख्या निकालना है। तो एथेनॉल के मोल का सूत्र होता है कि एथेनॉल का द्रव्यमान और बटे में होता है प्यारे बच्चों एथेनॉल का आणविक यहाँ पे द्रव्यमान। इसको अब रखेंगे कैसे? तो ये जो हमारा है यानी एथेनॉल का द्रव्यमान यानी 46 ग्राम, कितना है प्यारे बच्चों 46 ग्राम, और बट्टे में हम लोग अभी निकाले क्या एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान यानी कि 46 ग्राम प्रति यानी 46 ग्राम प्रति मोल। तो अब देखिए 46 से 46 कैंसिल होगा, केवल बचेगा 1 मोल, इसको 1 m भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने जल का द्रव्यमान कितना दिया था प्यारे बच्चों तो 54, अब यहाँ से 54 लिखेंगे। एक एक स्टेप केमिस्ट्री में ध्यान रखना होता है तब जाके आंसर आएगा, एक के बिना एक अधूरा रह जाएगा, इसलिए सबका मान लाइन द लाइन निकालना होता है। ठीक, तो जल का द्रव्यमान 54 ग्राम और जल जो है H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है तो इसका आणविक द्रव्यमान याद रखिए कि 2 गुणे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में सीधा हम इसको मान को रखे हैं सूत्र वहां पे 2 गुणे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 गुणे 16, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 का में 2 प्लस यहाँ पे 16, 16 प्लस 2 कितना होगा वो 18 ग्राम प्रति मोल, ये आ गया हमारा जल का। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों का निकाल लिया। अब यहाँ से आराम से आगे देखेंगे तो बढ़िया से इसको सूत्र पे रखेंगे, देखिए ध्यान से, यानी एथेनॉल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। देखिए ये सूत्र याद रखिएगा, एथेनॉल का मोल प्रभाज का सूत्र होता है एथेनॉल के मोल बटे में होता है विलयन के कुल मोल, इस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ पे एथेनॉल का मोल अभी हम लोग निकाला था कितना 1 मोल निकाला था, तो वही 1 मोल प्लस विलयन का ये कुल मोल हो जाएगा 1 + 3 यानी जो भी दिया था 1 + 3 यानी कि 1/4 यानी 1 बटे क्या होगा 4। अब इसको 1 में 4 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा और यही हमारा जल का मोल प्रभाज होगा। इसको हम लोग कितना में से घटाते हैं 1 में से घटाएंगे यानी 0.25 सीधे सीधे 0.75 आंसर आ जाएगा और यही हमारा जल का मोल प्रभाज हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा आपको ध्यान रख के इस न्यूमेरिकल को पढ़ना पड़ेगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी करना। अगला है ख नंबर लिखा है बाबू कि 1.325 ग्राम निर्जल यानी कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर अगर 250 मिलीग्राम यानी कि मिली विलयन बनाया गया तो कह रहा है कि निर्जल जो सोडियम होगा कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है, तो विलयन की निर्मलता की गणना कीजिए। विलयन की निर्मलता बताना है, विलयन की निर्मलता की गणना कैसे करेंगे आइए। सबसे पहले तो आपको इस सारे क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल जो देख रहे हो ना इसका सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद नहीं रहेगा आप वहां पे टंगा आ जाएंगे, इसलिए मैं इसके लिए वीडियो भी ला दिया हूं कि न समझ में आए तो क्या करना। चपुआ वाली वीडियो सब लोग देखे होंगे, और वीडियो लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
ख नंबर विलयन की नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता को प्यारे बच्चों एन से डिनोट करते हैं और विलयन की नॉर्मलता का सूत्र होता है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी ग्राम में और बटा में होता है विलेय का तुल्यांकी यानी द्रव्यमान, इस तरीके से। और फिर बटा में होता है विलयन का आयतन। आयतन का मतलब कि लीटर में होना चाहिए, किसमें? आयतन का मतलब लीटर में होना चाहिए। अब सीधे सीधे मान को रखेंगे सर, क्या दिया था कि विलेय का यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था, तो 1.325 कितना था प्यारे बच्चों, यानी 1.325 हो जाएगा। अब इसमें यानी कि हमारा जो होगा विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में ही दिया है, डरिए थोड़ा सा भी नहीं। कितना दिया है सर? 53 दिया है सर। आराम से नहीं कर सकते हो, यहाँ 53 कर लेंगे। अब विलयन का यहाँ पे आयतन कितना दिया था, तो 250 दिया है सर, लेकिन ये सर किस में दिया है सर? ये मिली में दिया है। और हम जानते हैं कि विलयन का जो आयतन होगा वो किस में होना चाहिए, आपको अभी मैंने बताया, तो आपको देख लीजिए यहाँ पे लीटर में होना चाहिए। तो यानी 250 में अगर हम एल से यानी 1000 से भाग दे देंगे एक, तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। अब यहाँ से कटा लीजिए। अब यह हल करने में कुछ नहीं है, देखिए 10 से 10 ये कैंसिल कर लेंगे और 1.325 में 53 से भाग दीजिए और ये शेष जो 25 है, 25 में अगर 100 से गुणा कर लेंगे तो 2500 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 0.025 अब हग्गे आ जाएगा इतना। जब भाग देंगे सेम सेम तो डिजिट ऊपर भी है नीचे भी है। अब जब इसको हल करोगे बाबू तो इतना आएगा। अब ये कट के कितना आ जाएगा? 1 यानी कि n के बराबर आ जाएगा। यही हमारा विलयन का नॉर्मलता हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां से अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। और आज पूरे दिन बढ़िया से तैयारी करना है क्योंकि कल ही पेपर है और इस चैनल पे बहुत ही अच्छी सी वीडियो आने वाली है। 4 से 5 अभी वीडियो आ रही है जो कि बहुत ही अच्छा, इसी में से क्वेश्चन हम टकराने की कोशिश करा रहे हैं। सब लोग लाइक और शेयर दबा के कर देना। चलिए, ग नंबर लिखा है ना कि फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पे फिनाल के जो भी महत्वपूर्ण क्या है अनुप्रयोग है इसका उल्लेख करना है प्यारे बच्चों। तो कैसे करोगे फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग? सबसे पहले यहां से ग नंबर लिखिएगा। क्या लिखे इसमें कि फिनाल का यानी उपयोग बोलेंगे कि यानी कि सैलिक, देखिए सैली यानी सैलिसिलिक अम्ल जो होता है और यहाँ पे एस्प्रिन होता है यानी कि सैलोल आदि, ये सभी जो होते हैं इसी का औषधियों के निर्माण में किया जाता है फिनाल का प्रयोग। और इसका उपयोग यानी कीटनाशक यानी कीटाणु जो होते हैं ना उसको नष्ट करने के लिए यानी कि इसके रूप में प्रतिरोधी के रूप में भी किया जाता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि फिनाल का प्रयोग करते हैं। सीधे सीधे आप देखिए फिनाइल का तेल भी आता है, तो वो कीटनाशक यानी जो कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। तो आपको जब भी पेपर में आ जाए आप आराम से बना के लिख लेना, टेंशन मत लीजिएगा, सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बाद से घ नंबर हमारे शरीर में हार्मोन की यानी कि भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो हमारे बॉडी है और इस बॉडी में हार्मोन होता है और हार्मोन का काम क्या होता है, इसका भूमिका क्या होता है, ये पूछा है इसमें। सबसे पहले बाबू यहाँ पे लिखेंगे घ नंबर कि हमारे शरीर में हार्मोन जो होता है विभिन्न प्रक्रमों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, बहुत सारे कार्यों को कराने में कंट्रोल करके रखता है। जैसे उपापचय, एक तो इसका उपापचय में भी इसका हार्मोन का भूमिका है। इसके बाद सम स्थापन में भी इसका कार्य है, सम स्थापन यानी बराबर बराबर कार्य को कराएगा। वृद्धि तथा विकास, ये वृद्धि और विकास कराने में मदद करता है हार्मोन। जैसे अब ये लैंगिक कार्य, जैसे कि लैंगिक भी कार्य होता है ना उसमें भी हार्मोन का भूमिका होता है। इसके बाद जनन कराने में यानी कि जनन की क्रिया जो होती है एक जीव से दूसरा जो यानी कि क्या करने में, जन्म देने में। और ये जो है मानसिक व शारीरिक स्थितियां, मानसिक स्थिति जब भी बदल जाती है, कभी कभी शारीरिक में बदलाव होता है, देखिए कभी पतला आदमी है तो कभी मोटा हो जाता है, इस टाइप से ये सभी हार्मोन के ही कारण होता है। तो ये शरीर में हार्मोन का ये भूमिका होता है। आप बना के भी लिख सकते हो, डरना तो नहीं है, आराम से करना है बाबू। एक एक क्वेश्चन आप चाहें तो सॉल्यूशन करके आ जाओगे, ठीक है। सभी लोग आराम से वीडियो को लाइक कर देना, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं गए प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे। लिखा है ना कि क यानी रोजेनमुंड यानी रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन आप हल्का में मत लीजिए, रोजेनमुंड जो है ना अपचयन, इसको पेपर में पक्का पूछेगा। इस पे संक्षिप्त में टिप्पणी। और यहाँ पे लिखा एथाइन, एथाइन पे यानी H2SO4 व HgSO
एसओ की उपस्थिति में अगर हम जल की अभिक्रिया करा लें तो केवल रासायनिक समीकरण बताइए क्या होगा। जब भी हम इस दोनों को जल के साथ अगर अभिक्रिया करा लें तो यहाँ पे आपको क्या समीकरण मिलता है, ये समीकरण आपको अभिक्रिया वाला देना है। और यहाँ पे रोजन मंडल अपचयन का यहाँ पे परिभाषा याद रखना, ठीक है, यानी कि थ्योरी पूछा है इसका, यानी टिप्पणी के रूप में दे देना है। चलिए ये तो कर लोगे कि नहीं, बोलो तो अभी बता रहे हैं। देखिए अभी सारा का सॉल्यूशन अभी हम बताएंगे, चिंता मत करो। पहले ये क्वेश्चन देखो, लिखा है ना, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। जैसे अभिक्रिया क्या है, H2G, यानी H2 जो है ये गैस के फॉर्म में है बाबू, और प्लस Cl जो है Cl2, ये भी गैस के। जब दोनों को एक साथ जोड़ के और हम लोग एक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है कि 2HCl, और ये जो कि ये भी गैस फॉर्म में शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए, बस रिएक्शन जो दिया है और रिएक्शन से क्या मिलता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक अभी यहाँ पे वेग समीकरण बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डरिएगा मत, आराम से तैयारी करिए। अभी हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वायरल पेपर लेके आने वाले हैं। यहाँ पे ग नंबर, सेल के विशिष्ट प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा दीजिए। आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व का परिभाषा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है, लड़ के आना है और आराम से तैयारी करके जाना है। नहीं तैयारी रहेगा तो वहां पे डर ही जाओगे, इसलिए मैं पूरा तैयारी कराने के लिए तत्पर हूं, तो आप लोग भी रेडी रहो। इसके बाद से ब्रोमे, यहाँ पे लिखा ना, ब्रोमो बेंजीन की तुलना में यानी ब्रोमो एथेन का यहाँ पे ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम जो होगा Na की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके से आएगा। और इसका मैं देखिए बाबू, अभी यहाँ से 4 नंबर से जो सोल्यूशन बाकी है, अभी जस्ट 4 नंबर से लेके और जो आपका 7 नंबर, इसका एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है एक छोटा छोटा रहेगा तो आपका भी बोरिंग महसूस नहीं होगा, आराम से देखते रहोगे। तो अभी 4 नंबर से लेके 7 नंबर का अगर सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी 4 से 7 नंबर का अभी क्वेश्चन का एक वीडियो जस्ट लेके आएंगे। सब लोग अगर कमेंट करते हो कि सर जल्दी से जल्दी लाइए, तो इसका हम यहाँ से अभी तुरंत लेके आएंगे। और यहाँ से सभी लोग तैयारी करना, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और जरूरी भी है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।